हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे। और जैसा कि हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो दो क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं कुछ कुछ क्वेश्चन को व्याख्यात्मक रूप से। शेष क्वेश्चन जो अभी हम लोग लाए हैं सर, फिर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो क्वेश्चन साइंस का, एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है और एएलपी का। मतलब कुल मिला करके बात यही है कि जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स पूछा गया है, चाहे रेलवे किसी भी एग्जाम में पूछा हो, है ना, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग व्याख्यात्मक रूप से और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हल करने का प्रयास करेंगे। और देखेंगे सर कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे पूछता है और कैसा कैसा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से बेहतर गाइड कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि वास्तविकता चीज़ से आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही रूबरू करवाएगा कि हाँ, एग्जाम में हम कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो आइए और आज का पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि धातु के पतले तारों को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है। और ये क्वेश्चन किसका पूछा गया है सर? तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आप नज़र डालिएगा तो ये CBT 1 का पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी का सर। और कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है, आप इस क्वेश्चन पर नज़र डालिए कि धातु के पतले तारों को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है। तो सबसे पहले तो दो बातों को याद रखना है सर। एक धातु का गुण होता है, वो धातु का गुण क्या होता है सर? तो याद रखना है कि धातु का गुण से दो क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। एक क्वेश्चन आपको रिपीट करता है सर जिसका नाम है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। और एक क्वेश्चन से और रिपीट करता है यहां से सर क्या? तो एक तन्यता। याद रखने का है सर, ये दोनों क्वेश्चन से ना रेलवे कई एक बार क्वेश्चन को रिपीट किया है। आपको अभी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाना शुरू किए हैं तो आपको बतलाएंगे कि ये क्वेश्चन कई जगह पर आपको पूछा है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछ पा रहा है सर? तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ पा रहा है। ये जो आघात वर्धनीयता है, यानी सर इस गुण के कारण, इस गुण के कारण धातु की पतली चादर बनाई जाती है। धातु की पतली चादर बनाई जाती है, पतली चादर बनाई जाती है। इस गुण के कारण क्या किया जाता है सर? तो धातु की पतली चादर बनाई जाती है, धातु की पतली चादर बनाई जाती है। लेकिन आपसे एक गुण और क्या पूछा है सर? तो तन्यता का गुण, यानी धातु को खींचकर लंबा किया जा सकता है सर। धातु को खींचकर, धातु को खींचकर क्या किया जा सकता है सर? तो लंबा किया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। तो यहां से दो गुण को याद रखना है सर। एक होता है आघात वर्धनीयता का गुण और एक होता है तन्यता का गुण। सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय धातु होता है वो कौन सा होता है सर? तो याद रखने का है कि चांदी। ये जो चांदी है वो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है, जबकि जो सोना है ये सबसे ज्यादा तन्य है। सोना क्या होता है सर? तो सबसे ज्यादा तन्य धातु है। सोना का संकेत क्या होता है सर? तो AU, जबकि चांदी का संकेत क्या होता है सर? तो AG। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि चांदी का परमाणु संख्या आप बताओ कि कितना होगा, तो कहेंगे चांदी का परमाणु संख्या कितना होगा सर? तो 47, 47। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है सर? तो 47, 47। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चांदी के अयस्क का नाम बताइए कि क्या होगा। तो चांदी के अयस्क से हम क्या बोले, एक क्वेश्चन से जब तक बीच क्वेश्चन ना निकाल पावे सर तब तक सर फिर बेकार है ना। तो चांदी का जो अयस्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो चांदी के अयस्क एक बहुत फेमस अयस्क है जिसका हम लोग नाम देते हैं AG2S और इसका नाम है सिल्वर ग्लांस। क्या नाम देते हैं इसका? सिल्वर ग्लांस। इसका नाम क्या देते हैं सर? तो सिल्वर ग्लांस। एक और चांदी का अयस्क है जिसका नाम है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम देते हैं सर? एक अयस्क इसका और है AgCl जिसका नाम क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड। यानी सर सिल्वर क्लोराइड का नाम से बहुत कम पूछता है क्वेश्चन, लेकिन आपसे क्वेश्चन देखो कहां से पूछ देगा। इसका दूसरा नाम बताइए कि क्या होता है। इसका आप दूसरा नाम बताओ दोस्त कि क्या होता है। तो किसका? तो इसका सिल्वर क्लोराइड AgCl का दूसरा नाम बताइए कि क्या होता है। तो कहेंगे कि सर हॉर्न सिल्वर। क्या नाम देते हैं सर इसका? हॉर्न सिल्वर। इसका नाम क्या देते हैं? तो हॉर्न सिल्वर। याद रखने का है सर कि चांदी से आपको मिला जुला करके घुमा फिरा करके इतना सारा क्वेश्चन पूछ देता है। बोलो बात डन है सर? क्लियर है? तो आप बताओ क्या कहता है? धातु के पतले तारों को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता, तन्यता, अभिक्रियाशीलता या घुलनशीलता। तो क्या बोलेंगे सर? तो इस गुण को क्या बोलते हैं सर? तो तन्यता बोलते हैं। पीट करके पतला चादर बना दिया जाएगा ना, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो आघात वर्धनीयता का गुण। खींच करके लंबा कर दिया जाए उसको हम लोग कौन सा गुण बोलते हैं सर? तो तन्यता का गुण बोलते हैं। बोलो बात डन है? क्लियर है? चला जाए अगला क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एल्युमिनियम की ऑक्साइड की प्राकृतिक होती है। तो एक बात तो तय हो जा रहा है कि यहां से एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहा है सर। तो एल्युमिनियम जो है वो क्या है सर? तो धातु है।
एल्युमिनियम क्या है सर? तो धातु। तो याद रखने का है सर कि धातु के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड की बात कर रहे हैं? तो धातु के ऑक्साइड, जो धातु का ऑक्साइड होता है, ये जो धातु का ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड प्रायः जो होते हैं, यानी मुख्यतः जो होते हैं, प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं सर? तो क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक के नहीं होते हैं। कुछ कुछ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। यानी सर कुछ धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय भी होते हैं और कुछ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं सर? तो क्षारीय भी होते हैं। यानी सर धातु के जो ऑक्साइड हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं? तो कभी कभी वो अम्लीय गुण को भी प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब सर कि वो अम्ल जैसा भी व्यवहार करता है, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण को प्रदर्शित करता है। अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण को प्रदर्शित करता है। ऐसे ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या नाम देंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। या इसी का दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं सर? तो द्विधर्मी ऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग? तो द्विधर्मी ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या रख लेते हैं सर? तो हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड। तो सर वैसा कौन सा धातु के ऑक्साइड है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण प्रदर्शित करता है? तो उस ऑक्साइड का नाम लिखना बाबू। एक तो होता है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक याद रखने का है ZnO जिंक ऑक्साइड, एक याद रखने का है PbO लेड ऑक्साइड और एक याद रखने का है BeO बेरिलियम ऑक्साइड। यानी धातु की ये जो 4 ऑक्साइड है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है एल्युमिनियम का ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो कहेंगे द्विधर्मी होती है, यानी अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है सर। यानी ये गुण को अम्लीयता और क्षारीयता दोनों गुण को क्या कहता है सर? तो प्रदर्शित करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या बातों से हमारी सहमत हैं आप लोग? तो यस सर। तो चला जाए आगे और अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए सर। आप देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या है सर। तो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है सर अगला क्वेश्चन? तो ध्यान दीजिएगा। कहता है डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट है? आपको पता होगा कि जब जिप्सम को, किसको बाबू? जिप्सम को CaSO4.2H2O, इसका नाम क्या देते हैं सर? तो जिप्सम। इसका नाम क्या देते हैं? जिप्सम। इसका नाम क्या दे देंगे? तो जिप्सम। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाता है, कितना डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है? 120 डिग्री। तो जैसे ही इसको 120 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे सर तो ये क्या में बदल जाएगा? तो आपको पता होगा सर कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या में बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ये जो बदल जाता है क्या में बदल जाता है सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। और इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। और इसी का रासायनिक नाम क्या होता है सर? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका सर? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आपको विरंजक चूर्ण का सूत्र पता होगा सर, CaOCl2। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग सर? तो कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसका नाम क्या देते हैं सर? तो विरंजक चूर्ण। तो याद रखने का CaOCl2। यानी क्वेश्चन कभी कभी यहां से भी पूछ देता है। चला जाए अगला क्वेश्चन पर और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन नजर डाला जाए। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कहता है ये भी ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक होती है? यानी सर आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन। और कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले ना आप ये टॉपिक क्लियर करो कि एक तो तत्वों को हम लोग बांटते हैं, तो जिसमें से एक तत्व को क्या बोलते हैं सर? तो धातु। और दूसरे को क्या बोलते हैं सर? तो अधातु। दूसरे को क्या कहते हैं? अधातु। हम लोगों को पता है कि ये जो धातु है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। किसका त्याग करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जबकि अधातु जो है वो क्या करता है? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ये क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ग्रहण से पूछ रहा है, ना कि किससे पूछ रहा है सर? तो त्याग से पूछ रहा है। तो धातु तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है सर, लेकिन अधातु क्या करता है सर? तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए धातु पर धन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है सर? तो धन आवेश। यानी कोई भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो उस पर धन आवेश आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो? ग्रहण करता हो, तो इस पर आवेश कैसा आवेश रहेगा? तो इस पर जो आवेश रहेगा वो ऋण आवेश रहेगा। कैसा आवेश रहेगा? ऋण आवेश रहेगा। तो याद रखना है सर कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन को तेजी से ग्रहण कर सकता है। तो आपको पता चलेगा सर कि ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, और सब के सब ये क्या है सर? तो अधातु है। तो सब के सब तो ये अधातु है सर। लेकिन याद रखना, वर्ग नंबर 17, एक आवर्त सारणी में एक वर्ग है जिसका नाम है वर्ग नंबर 17, और इसको हम लोग, इस वर्ग को कहते हैं हाइलोजन समूह। कौन सा समूह कहते हैं सर? हाइलोजन समूह या हाइलोजन वर्ग कहते हैं, हाइलोजन समूह। इसमें जो तत्व आते हैं वो आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना। ये सब के सब तत्व कौन सा समूह के हैं सर? तो वर्ग नंबर 17 के। और इस वर्ग नंबर 17 वाले जो भी तत्व होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। देखो तो कि इतने सारे तत्वों में से किसी का नाम दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन। यस सर दिख रहा है। कौन दिख रहा है सर? तो फ्लोरीन दिख रहा है। बोलो यस या नो सर। यानी इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी। ये चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है सर? तो फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है बाबू। कौन सर? तो फ्लोरीन। याद रखने का। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था सर? ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो बात डन है सर। आइए और अगला क्वेश्चन तो देखो तो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कोष में। किस कोष में? कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में। कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? आपको तो सबसे पहले सर पूछा किसका है सर? तो कार्बन का। पूछा किसका है सर? तो कार्बन का। आप थोड़ा सा इस कार्बन पर नजर डालेंगे तो कार्बन का संकेत C होता है और इसका परमाणु संख्या 6 होता है सर। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे सर, और जो शेष इलेक्ट्रॉन बच गया उसको कहाँ रख देंगे सर? तो अगला सेल में। तो अगला सेल में जब आप रखें तो अंतिम सेल का इलेक्ट्रॉन बन गया कितना? 4। इस अंतिम सेल को संयोजी सेल या संयोजकता सेल कहते हैं। याद रखने का है। इस अंतिम सेल को संयोजी सेल या क्या कहते हैं सर? इसको संयोजकता सेल। क्या कहते हैं सर? तो संयोजकता सेल। इसको संयोजी सेल कहा जाता है या क्या कहा जाता है सर? तो संयोजकता सेल कहते हैं। आप याद रखना कि सर कार्बन के बाह्य सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजकता भी कितनी हो जाएगी सर? 4। अगर हम बात करें कि अगर किसी परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, या अगर हम कह दे कि इसका इलेक्ट्रॉन 7 के बाद क्या आएगा सर? तो 8 हो। तो अगर इसकी संयोजकता की बात किया जाए तो जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता की अगर बात किया जाए, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा उसका संयोजकता भी 1 होगा, जिसका 2 होगा उसका 2 होगा, जिसका 3 होगा उसका भी 3 होगा, जिसका 4 होगा उसका भी क्या होगा? 4। 5 वाले का क्या हो जाएगा? तो याद रखना कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो गया तो 8 में से घटा करके लिखना है। तो 5 आ गया सर 4 से अधिक, तो 8 में से घटा दो तो कितना बचेगा? 3। 6 को घटाओ 8 में से तो कितना बचेगा? 2। 7 को घटाओ 8 में से कितना बचेगा? 1। और 8 को घटाओ 8 में से कितना बचेगा सर? तो 0। जिस परमाणु के बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका संयोजकता क्या हो जाएगा सर? तो 0। और ऐसा किसका होता है सर? तो वर्ग नंबर 18 वाले तत्वों को। वर्ग नंबर 18 वाले तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर? तो 8। इसीलिए इसकी संयोजकता वर्ग नंबर 18 वाले तत्वों का कितना हो जाता है सर? तो वर्ग 18 वाले तत्वों का संयोजकता कितना हो जाता है सर? तो 0। उम्मीद है कि अगली बार से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगा पाएंगे, क्योंकि कार्बन के बाह्य सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 4 इलेक्ट्रॉन था। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन को 8 में से अगर घटा भी देते हैं सर तो 4 ही बचेगा। यानी इसका संयोजकता सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी बाह्य सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है। बोलो बात क्लियर है सर। ये जो संयोजी सेल है ना, इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कहां लेता है सर? यही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भाग लेता है।
क्या करता है सर? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? तो भाग लेता है। वो इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है सर? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और ये भी क्वेश्चन किसका पूछा गया है सर? तो ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए तो सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आप देखो यहां से अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कार्बन यौगिक में आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं त्रि-अबंध, आयनिक अबंध, एकल अबंध या द्वि-अबंध। कहता है कि कार्बन यौगिक में क्या नहीं पाया जाता है? त्रि-अबंध नहीं पाया जाता है, आयनिक अबंध नहीं पाया जाता है, एकल अबंध नहीं पाया जाता है, या द्वि-अबंध नहीं पाया जाता है। तो आपको हम बतला देना चाहते हैं कि सर ये जो है कार्बनिक यौगिक, वो कार्बनिक यौगिक को ना मुख्यतः हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं सर। कार्बनिक यौगिक को अगर देखा जाए सर, तो देखो तो कार्बनिक यौगिक को अगर देखा जाए तो हम लोग मुख्यतः 3 रूप में डिवाइड कर देते हैं सर। एक को बोलते हैं सर अल्केन, एक को क्या बोलते हैं? अल्केन। एक को दूसरे को क्या बोलते हैं सर? तो अल्कीन। दूसरे को क्या बोलते हैं? अल्कीन। और तीसरा को क्या बोलते हैं? एल्काइन। और आपको पता होगा कि सर अल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस का 2, और एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n माइनस का 2, CnH2n माइनस का 2। आपको पता होगा कि अल्केन वाला सिंगल बंधन बनाता है, अल्कीन वाला डबल बॉन्ड बनाता है, और एल्काइन वाला क्या बनाता है सर? तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यानी सर कार्बनिक यौगिक जो है वो त्रि-अबंध भी बनाते हैं, और एकल अबंध भी बनाते हैं, और द्वि-अबंध भी बनाते हैं। बनाता कौन नहीं है सर? तो आयनिक अबंध। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो बी हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? यानी सर आयनिक यौगिक को बनने के लिए, आयनिक यौगिक को बनने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है सर? तो आयनिक यौगिक को बनने के लिए हमको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो 2 चीज कौन कौन सा है सर? तो एक धातु और दूसरा क्या है सर? तो अधातु। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आयनिक यौगिक पर बात किया जाए तो आयनिक यौगिक को थोड़ा सा एक नजर अगर देखा जाए सर, तो ये जो आयनिक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक, ये जो आयनिक यौगिक होता है, ये आयनिक यौगिक बनने के लिए इसमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो सबसे पहले धातु होता है सर, और दूसरा क्या होता है सर? तो अधातु। यानी सर धातु और अधातु की अभिक्रिया से जो यौगिक बनेगा वो यौगिक को क्या कहेंगे सर? तो आयनिक यौगिक कहेंगे। कौन सा यौगिक कहेंगे? आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक कहने का है सर? तो आयनिक यौगिक कहने का है। किसको आयनिक यौगिक कहेंगे सर? जो धातु और अधातु की अभिक्रिया से बनता है सर। यानी सर आयनिक यौगिक को बनने में इलेक्ट्रॉन की, किसकी? इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण होता है। क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यानी सर जब जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उससे जो बनने वाला यौगिक होगा वो कैसा यौगिक होगा सर? तो आयनिक यौगिक होगा सर। यह मुख्यतः ना सर 2 आवेशों से मिलकर के बनता है। यानी सर इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के दोनों होता है। धन आवेश तथा ऋण आवेश होते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। यानी सर इसमें दोनों प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। एक धन आवेश भी पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है सर? तो ऋण आवेश। यानी धन और ऋण दोनों आवेश पाए जाते हैं, है ना सर? बोलो क्लियर है सर? तो ये कौन सा यौगिक की बात कर रहे हैं सर? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में धातु और अधातु क्या होता है सर? तो दोनों होता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसका उदाहरण पर बात किया जाए तो आप इसका उदाहरण देखोगे तो आपको समझ में आएगा सर कि जैसे में NaCl पे अगर नजर डाला जाए तो सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है सर? तो अधातु है। जैसे आप नजर डालो कैल्शियम ऑक्साइड पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है और ऑक्सीजन क्या है सर? तो अधातु है। अगर और बात किया जाए सर तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम धातु है सर, लेकिन आयोडीन क्या है? अधातु। कैल्शियम क्लोराइड पे बात किया जाए CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम धातु है सर, क्लोरीन क्या है सर? तो अधातु। यानी ये सब के सब जो है सर किसका उदाहरण है सर? तो कहेंगे कि ये सब के सब जो है वो आयनिक यौगिक का उदाहरण है। बोलो बात डन है सर? ये जो सब के सब है वो किस यौगिक का उदाहरण है सर? तो आयनिक यौगिक का उदाहरण है। याद रखना है सर ये पोटेशियम आयोडाइड है सर। पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल आयोडीन युक्त नमक बनाने में किया जाता है। यानी KI का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है सर? तो आयोडीन युक्त नमक। कौन सा नमक? आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक में क्या मिला दिया जाता है सर? तो पोटेशियम आयोडाइड। आपको पता होगा सर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, आपको क्या दिख रहा है? इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसका दूसरा नाम कहते हैं सर कली चूना। कभी कभी क्वेश्चन आपको यहां से रिपीट कर देगा, तो इसको क्या नाम देते हैं सर? तो हम लोग कली चूना। बोलो बात क्लियर है सर? NaCl आप लोग सबको जानते होंगे सर, ये साधारण नमक है सर। NaCl इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो साधारण नमक। साधारण नमक, या इसी का दूसरा नाम हम लोग कभी कभी ऑप्शन में दे देता है सर
टेबल सॉल्ट। याद रखने का है सर कि इसका दूसरा नाम क्या दे देगा कभी कभी, तो टेबल सॉल्ट। बोलो बात डन है सर। तो एक क्वेश्चन से जब तक हम लोग सर बहुत ढेर सारा क्वेश्चन ना निकाल ले तब तक उसको आगे क्लास को नहीं बढ़ाने का है सर। बोलो बात क्लियर है सर। तो कार्बनिक यौगिक कौन सा अबंध नहीं बनाते हैं सर, तो आयनिक अबंध नहीं बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक जो है ये सहसंयोजी अबंध बनाते हैं। कैसा अबंध बनाते हैं सर, सहसंयोजी आबंध। कैसा आबंध बनाएगा सर, तो सहसंयोजी आबंध बनाता है। और इसमें जो होता है वो अधातु अधातु अभिक्रिया करता है। क्या अभिक्रिया करता है, अधातु प्लस अधातु अभिक्रिया करेगा, तब जाकर के ये क्या बनाएगा सर, तो सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक क्या बनाएगा सर, तो सहसंयोजी यौगिक बनाएगा। याद रखने का है सर कि सहसंयोजी यौगिक बनने के लिए अधातु अधातु की अभिक्रिया होना जरूरी है, और आयनिक यौगिक बनने के लिए सर धातु अधातु का अभिक्रिया होना जरूरी है। इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। और भी अगर यहां से निकाला जाए सर, तो यहां पर देखेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है सर, तो साझेदारी होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो कहेंगे साझेदारी होता है। जबकि आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था सर, तो स्थानांतरण हो रहा था। बोलो बात डन है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है। एक क्वेश्चन से हम आप लोगों को इतना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इतना व्याख्या दे रहे हैं, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो वो सब के सब क्या हो जाए, तो क्लियर हो जाए। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कहता है निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंधन होते हैं। आपको यहां से बताना है कि किस में एकल बंधन होगा। तो आपको पता होगा कि सर ये जो बंधन होता है, ये बंधन को थोड़ा सा याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये बंधन क्या होता है। जैसे आप देखो तो नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 कॉमा कितना निकलेगा सर, 5। यानी इसको अष्टक पूरा होने के लिए अभी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यानी नाइट्रोजन के बीच जो बंधन बनेगा वो कितना बंधन बनेगा सर, तो त्रि आबंध बनेगा। याद रखना है सर कि नाइट्रोजन के बीच जो बंध बनेगा वो कैसा आबंध बनेगा सर, तो कहेंगे त्रि आबंध बनेगा। लेकिन अगर बात किया जाए कि सर ऑक्सीजन के बीच अगर बंध की बात किया जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 कॉमा 4। यानी सर इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। घट कितना इलेक्ट्रॉन रहा है, तो कहेंगे 4 ही इलेक्ट्रॉन और घट रहा है इसके पास। यानी सर इसको आबंध पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 और 2 4। यानी सर ऑक्सीजन के बीच जो बंधन बनेगा वो कैसा बंधन बनेगा सर, तो द्विवीय बंधन। उसी तरह से याद रखना है हाइड्रोजन के बीच जो बंधन बनेगा वो एकल बंधन बनेगा। क्लोरीन के बीच जो बंधन बनेगा वो भी कैसा बंधन बनेगा सर, तो एकल बंधन। यानी सर नाइट्रोजन के बीच त्रि आबंध, ऑक्सीजन के बीच द्विवीय आबंध। और क्या बनेगा सर, तो हाइड्रोजन के बीच एकल आबंध और क्लोरीन के बीच भी कैसा आबंध बनेगा सर, तो एकल आबंध। तो देखो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, और यहाँ भी ऑक्सीजन दिख रहा है सर, तो ये भी द्विवीय आबंध मांगेगा। यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा कौन ऑप्शन सर, तो CH4 मीथेन। यानी सर कार्बन एक गो है और हाइड्रोजन कै गो है, तो 4 गो है। यानी हाइड्रोजन 4 गो और कार्बन 1 गो। आप देखो तो ये सभी के सभी कैसे आबंध से जुड़े हुए हैं सर, तो एकल आबंध से जुड़े हुआ है। बोलो बात डन है सर, क्लियर है। ये कैसे आबंध से जुड़े हुए हैं, तो एकल आबंध से। और ये भी पूछा गया क्वेश्चन किसका है सर, तो ग्रुप डी का शिफ्ट नंबर 3 में। बोलो बात डन है सर। आ जाइए और अगला क्वेश्चन पर नजर डाला जाए तो क्या कहता है। कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है। कौन सा जो तत्व है वो सिलिकॉन के समान संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो देखो तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सर उस वाले में है। या तो कार्बन, गैलियम, सोडियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, तो सिलिकॉन। बताओ हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरियम 4, ब्रोमीन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, फ्लोरीन सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14। तो अब बताओ दोस्त, सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 14। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और दूसरा में 8, तीसरा में कितना रखेंगे, 4। यानी बॉटम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 4। आप कार्बन का करो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको पता चलेगा कि सर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका परमाणु संख्या 6। यानी पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का उठाओ तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा सर, तो 11। यानी सर 2, 8, 1। इसके बाद सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप मैग्नीशियम का करोगे तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12। 2, 8, 2। यानी सर मिलजुल रहा है परमाणु इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके साथ सर, तो सिलिकॉन का कार्बन वाले के साथ। कहां है सर, तो ऑप्शन नंबर बी में। कहां दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। बात क्लियर है सर। यही पेयर जो है वो सिलिकॉन के
स्वरूप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा नजर डाला जाए, और ये भी ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? अभी अभी हम चर्चा करके आए थे सर कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो आप बताओ कि आयनिक यौगिक के लिए अभी अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे सर कि आयनिक यौगिक के लिए आपको क्या होना आवश्यक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो होना चाहिए धातु, और दूसरा क्या होना चाहिए सर, तो अधातु। और धातु और अधातु के बीच अभी क्रिया होगा, ये जो बनेगा वो क्या बनेगा सर, तो आयनिक यौगिक बनेगा। कैसा यौगिक बनेगा सर, तो आयनिक यौगिक बनेगा। तो आप बताओ कि ये NaCl देखा जाए तो सोडियम क्या है, धातु, और क्लोरीन क्या है, अधातु। CaCl2 कैल्शियम धातु, और क्लोरीन क्या है, अधातु। MCl2 मैग्नीशियम जो है वो धातु, और क्लोरीन क्या है सर, तो अधातु। आप इसी को देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी अधातु और ऑक्सीजन भी अधातु, यानी सर अधातु अधातु के बीच जो यौगिक बना वही यौगिक क्या कहलाएगा सर, सहसंयोजी यौगिक कहलाएगा। बोलो बात क्लियर है? क्या कह रहा था क्वेश्चन कि कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो धातु अधातु ये भी आयनिक यौगिक, ये भी आयनिक यौगिक, ये भी आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कौन नहीं था सर, तो ऑप्शन नंबर कौन है सर, तो डी में है। बोलो डन है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व चयन कीजिए कि सर उच्चतम संयोजकता क्या होगा। तो आपको यहाँ से कंफ्यूजन को दूर कर लेना है, और हमेशा यही चारों ऑप्शन को बनाता है। कैसे? तो सबसे पहले नाइट्रोजन को रखा है। आप नाइट्रोजन पर एक नजर केयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होगा 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया जाए तो 2 कॉमा क्या निकल जाएगा सर, तो 5 निकल जाएगा, है ना। आगे आपसे कहा जाए कि एल्युमिनियम पर थोड़ा सा केयर किया जाए, तो एल्युमिनियम को देखा जाए सर तो इसका परमाणु संख्या होता है 13, 2,8,3, यानी सर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया? तो कहेंगे कि सर इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो कितना आ गया? कहेंगे 3। तो इसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा? कहेंगे इसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा सर, तो 3, क्योंकि परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 3, इसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा 3। लेकिन आप नाइट्रोजन पर केयर करो कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो कहेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है सर। तो बताइए आप इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? तो कहेंगे इसका जो संयोजकता हो जाएगा सर, यानी 8 माइनस 5 बराबर कितना, 3। तो यहाँ भी सर संयोजकता 3, और इसका भी संयोजकता कितना आ गया, 3। अब बताइए कि सर नाइट्रोजन होगा या एल्युमिनियम होगा? तो याद रखना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो दिया जाना चाहिए वो किसको देना चाहिए सर, तो अधातु को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो त्याग नहीं ग्रहण करता है, अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इसीलिए कभी भी ये दो ऑप्शन टकराए सर तो याद रखना है सर कि प्रायोरिटी किसको देना है सर, प्राथमिकता किसको दे देना है सर, तो अधातु को। और एल्युमिनियम में और नाइट्रोजन में अधातु दोनों में कौन है सर, तो कहेंगे नाइट्रोजन, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है सर, तो धातु, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं बल्कि क्या करेगा सर, तो त्याग करेगा। इसीलिए थोड़ा सा देर के लिए इसको स्किप करके और मारेंगे कौन ऑप्शन सर, तो अधातु को। बोलो बात डन है, क्लियर है? चला जाए, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कहता निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंधन नहीं है? अब बताइए कि सहसंयोजी बंधन नहीं है, तो बताओ सहसंयोजी बंधन नहीं होने के लिए सहसंयोजी के लिए क्या होना चाहिए सर? तो सहसंयोजी के लिए, सहसंयोजी के लिए अधातु प्लस अधातु होना चाहिए, अधातु प्लस क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। लेकिन आयनिक के लिए क्या होना चाहिए सर, तो आयनिक के लिए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, तो धातु प्लस क्या होना चाहिए, धातु, धातु प्लस क्या होना चाहिए, धातु। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बोले तो MgCl2, अमोनिया बोले तो NH3, मेथेन बोले तो CH4, और ऑक्सीजन बोले तो O2। तो आप बताइए कि सर आपसे क्या पूछा कि निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंधन नहीं है? सहसंयोजी का मतलब ये होता है सर कि अधातु अधातु रहेगा, ये भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अधातु अधातु है, कार्बन हाइड्रोजन अधातु अधातु है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अधातु अधातु है। बच कौन गया सर, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये धातु है और अधातु है, ये तो आयनिक है सर, ये सहसंयोजी नहीं है। ये क्या है, आयनिक है, अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं। तो ये सहसंयोजी नहीं है बल्कि क्या है सर, तो आयनिक है। बोलो बात क्लियर है? चला जाए अगला क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए बहुत इत्मीनान के साथ, ये NTPC का पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, बॉक्साइड। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बॉक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो कहेंगे बॉक्साइड को बोलते हैं सर Al2O3.2H2O। क्या कहते हैं सर बॉक्साइड को? Al2O3.2H2O। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात डन है सर? क्लियर है सर? क्लियर है? हेमेटाइट ये किसका अयस्क है सर? लोहा का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का।
अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है सर? तो लोहा का। हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका अयस्क है सर? तो लोहा का। हेमेटाइट का सूत्र होता है बाबू Fe2O3, Fe2O3। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है सर? तो Fe2O3, याद रखने का। और इसी से मिलता जुलता एक और होता है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं सर? तो लोहे का अयस्क होता है, जिसका नाम क्या देते हैं सर? तो मैग्नेटाइट। और ये मैग्नेटाइट क्या होता है